नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और आज से हम शुरू करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपडेट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1 से लेकर 7 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। ये पूरी श्रृंखला आपके यूपीएससी एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसमें हम कई करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किन विषयों पे हम इस श्रृंखला में चर्चा करने वाले वो है स्पेशल 301 प्रतिवेदन, खुला बजट सर्वेक्षण, चीन केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, भौगोलिक संकेतक नए उत्पादों के लिए, क्या है जम्मू कश्मीर दरबार मूव परंपरा, और आखिरी सहकारी बैंक सरफेजी अधिनियम के तहत आता है, ये कहा गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो इन सभी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय है स्पेशल 301 प्रतिवेदन। तो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसे यूएसटीआर भी कहते हैं, ने अपना वार्षिक स्पेशल प्रतिवेदन जारी कर दिया है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ये निकालता है वार्षिक यानी हर साल स्पेशल 301 प्रतिवेदन। फिर ये रिपोर्ट उन अमेरिकी व्यापार भागीदारों की पहचान करता है जो प्रभावी तरीके से आईपी अधिकारों का संरक्षण या पालन नहीं करते। तो ये उन व्यापारियों को देखता है जो सही तरीके से जो आईपी अधिकार है उनका संरक्षण या पालन नहीं करते। यह 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अनुसार प्रकाशित किया जाता है। ये जरूरी है, इसलिए इसे स्पेशल 301 रिपोर्ट कहा जाता है। और इसे कौन प्रकाशित करता है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ये इसे प्रकाशित करता है प्रति वर्ष। इस अधिनियम के प्रावधान जैसे धारा 301 अमेरिका को किसी भी ऐसे देश की जांच की अनुमति प्रदान करते हैं जिन्हें वह अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानते हैं। तो वो कंपनियां जो अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ये जो रिपोर्ट है ये उनकी जांच करता है। यदि जांच में किसी देश को दोषी पाया जाता है तो उल्लंघन करने वाले देश पर व्यापार प्रतिकार या प्रतिशोध की कार्रवाई की जाती है। यदि किसी ने उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई होगी। अब भारत के विषय में क्या है? भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा उचित ढंग से नहीं करने के कारण इस प्रतिवेदन में पहले की भांति प्राथमिकता निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज में रखा गया है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि पहले भी भारत इसी सूची में रहा है, जो है प्राथमिकता निगरानी सूची। और भारत के लिए कहा गया है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसकी उचित ढंग से जांच नहीं हुई है। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि बौद्धिक संपदा के प्रावधानों को लागू करने में भारत ने पिछले वर्ष कुछ क्षेत्रों में तो प्रगति की है, परंतु पहले से चली आ रही और नई चुनौतियों को भारत सुलझा नहीं पाया है और कुछ नई चुनौतियां भी उभर कर सामने आई हैं। तो जो पहले से चली आ रही चुनौतियां हैं उनको भारत नहीं सुलझा पाया और अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं जो उभर कर आ रही हैं। अब ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से की गई रचना के लिए दिया जाता है। अगर आप कोई नई रचना करते हैं तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो तब दिया जाता है जब आप कुछ नया करें, अपने मस्तिष्क से सोच के कोई नई रचना करें। इसके रचयिता को इसकी रचना के उपयोग का एकमात्र अधिकार कुछ निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई बीमारी फैली हो, उसके लिए आप कोई दवाई बनाए तो उसके लिए आपको एक बौद्धिक संपदा अधिकार मिलेगा और जो उसके रचयिता है उसको एकमात्र अधिकार होगा, पर कुछ सालों बाद यह अधिकार हट जाता है।
बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसी प्रेरणा है जो व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको बौद्धिक संपदा अधिकार मिलता है तो एक व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी कि वो कुछ नया करे, नया सोचे। बौद्धिक संपदा अधिकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये याद रखना जरूरी है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट और भौगोलिक संकेतक। इस वीडियो में हम कुछ भौगोलिक संकेतों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था ये वाला टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, जो है खुला बजट सर्वेक्षण यानी ओपन बजट सर्वे। अब बजट से संबंधित सूचनाओं को लोगों के बीच पहुंचाना तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बजट प्रणालियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित वैश्विक शोध कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय खुला बजट भागीदारी पहल के अंग स्वरूप खुला बजट सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो जो बजट निकाला जाता है उसमें उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय खुला बजट सर्वेक्षण किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी ने किया था। तो किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी। इस प्रतिवेदन में बजट के खुलेपन को लेकर विभिन्न देशों को रैंकिंग की जाती है और इस बार ऐसे देशों की संख्या 117 थी। तो बजट कितना खुला हुआ है, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, और लोगों को उसके बारे में कितनी जानकारी है या लोगों से कितनी सूचना आपने ली, इसको लेकर रैंकिंग की जाती है। और इस बार 117 देश थे। अब भारत का इसमें क्या स्थान है ये देखते हैं। पहले तो रैंकिंग कैसे होती है, इसके लिए 0 से लेकर 100 के मान पर अलग अलग देशों के बजटों के पारदर्शिता स्तर का आकलन किया जाता है कि बजट कितनी पारदर्शिता है, ये देखी जाती है। सर्वेक्षण कई मानकों और अंतर्राष्ट्रीय रूप के तुलना योग्य संकेतकों पर आधारित है। तो कई संकेतक हैं इसके। सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की केंद्रीय सरकार के 8 मुख्य बजट प्रलेखों की उपलब्धता का मूल्यांकन होता है। अर्थात यह पता लगाया जाता है कि इन प्रलेखों में दी गई सूचना संपूर्ण है अथवा नहीं, तथा इन प्रलेखों को सार्वजनिक किया गया है या नहीं। अब इस बजट में, किसी भी बजट में यह देखा जाता है कि जो पूरा बजट है वो उसकी सूचना सबको दी गई कि नहीं, सारे जितने लोग हैं उनको पता है कि नहीं, और उसकी पारदर्शिता क्या है ये देखा जाता है। तो इस तरह से होती है रैंकिंग। अब भारत की क्या स्थिति है। इस सर्वेक्षण में भारत को 117 देशों में 53वां स्थान मिला है। तो ये याद रखिएगा कि 53वां स्थान है 117 देशों में। भारत के केंद्रीय बजट को पारदर्शिता दृष्टि में 100 में 49 अंक मिले हैं, जो कि वैश्विक औसत अर्थात 45 अंक से बेहतर है। तो भारत को मिला है 100 में से 49 अंक, और जो औसत है वो है 45। सर्वेक्षण कहता है कि भारत के अंकेक्षण प्रतिवेदनों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों से संबंधित सूचनाओं को समय पर छापने और वितरित करने में कई अन्य देशों की तुलना में अच्छा काम किया गया है। तो जो अंकेक्षण यानी जो ऑडिट होता है उसके बारे में छापना और लोगों को बताना, वो अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छा हुआ है। परंतु चीन को छोड़कर कई विकासशील देश में पारदर्शिता भारत से कहीं अधिक है। अगर और विकासशील देश देखें, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, तो वहां पे भारत से भी अधिक पारदर्शिता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब भारत के लिए क्या सुझाव दिए गए। बजट के निर्माण में लोगों की सहभागिता का समुचित प्रबंध होना चाहिए। तो अगर कोई भी बजट आ रहा है उसमें लोगों का जो ओपिनियन होता है वो जरूर होना चाहिए। इसके लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के पहले ही केंद्र सरकार को बजट पूर्व विवरण छाप कर बांट देना चाहिए, जिससे कि उस पर विधायी सदन और जन सामान्य अपना मंतव्य दे सके। तो सभी का मंतव्य होना चाहिए, सभी जनता को लेकर, जो सदन में है, जो आम जनता है,
उनके विचारों को लेकर ही बजट बनाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, जो है चीन केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, यानी चीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये क्या है, ये डिस्कस करते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस महामारी देकर चौतरफा आलोचना झेल रहा चीन अब बड़े बदलाव की ओर है। अगले हफ्ते यह देश अपने 4 प्रमुख शहरों में डिजिटल करेंसी की भुगतान की व्यवस्था करने जा रहा है। तो चीन अपने 4 प्रमुख शहरों में अब डिजिटल करेंसी शुरू करने जा रहा है। बीते महीनों में चीन के केंद्रीय बैंक ने ERMB नामक डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। तो क्या है नाम डिजिटल मुद्रा का? ERMB। ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक चीन डिजिटल मुद्रा संचालित करने वाला पहला देश होगा। तो पहला देश जो डिजिटल मुद्रा संचालित कर रहा होगा वो चीन बन जाएगा। आरंभ में इसके विषय में जो प्रयोग होगा वह स्थानीय शासन के कर्मचारियों को मिलने वाली परिवहन सब्सिडी के भुगतान के लिए होगा। तो जो भी कर्मचारियों को परिवहन सब्सिडी मिलता है, सबसे पहले उससे शुरू किया जाएगा। अब ये ERMB के बारे में पढ़ते हैं। ये मुद्रा बहुत मात्रा में सार्वजनिक प्रयोग में नहीं आएगी और इसीलिए इसके परिचालन से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो बहुत ही ज्यादा परिचालन में नहीं आने वाली है, प्रयोग में नहीं आने वाली है। यह मुद्रा परीक्षण के तौर पर इन 3 बड़े शहरों में चलाई जाएगी। तो इस शहरों का नाम याद रखिएगा, शेंजन, शुजौ और चेंगडू। ये काफी ज्यादा जरूरी है। डिजिटल मुद्रा केवल चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, व्यावसायिक बैंकों और अन्य संचालकों को निर्गत करेगा। कहाँ? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो उसका सेंट्रल बैंक है, फिर व्यावसायिक बैंकों और अन्य संचालकों। बैंक खातों में रखे अपने पैसे को लोग डिजिटल मुद्रा में बदल सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक बटुए के माध्यम से जमा भी कर सकेंगे। तो डिजिटल करेंसी कैसी होती है वो समझिए। जैसे पेटीएम हो गया आपका, फिर होता है Amazon पे। तो इस तरह से आपका एक वॉलेट होता है जिसमें आप पैसे भरते हैं और पैसे निकालते हैं। तो जिस तरह से कैश होता है जो आपको दिखता है, जिसे आप छू सकते हैं, वो वैसा नहीं होता है। ठीक है। अब इस प्रयोग का क्या महत्व है? देखा जा रहा है कि विश्व भर में नकद का प्रयोग घटता जा रहा है। तो जो कैश का प्रयोग है वो घटता जा रहा है और निजी स्वामित्व वाले स्टेबल कॉइन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विदित हो कि फेसबुक ने भी लिब्रा नामक एक डिजिटल मुद्रा आरंभ करने की बात कही थी। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंकों द्वारा डिजिटल मुद्रा चलाने के विषय में कई देश काम कर रहे हैं। तो फेसबुक ने भी लिब्रा नामक डिजिटल करेंसी की बात की थी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में कई और देश भी बात कर रहे हैं कि उनको भी डिजिटल मुद्रा का अब इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। अगला विषय है भौगोलिक संकेतक नए उत्पादों के लिए। तो हाल ही में मणिपुर के काले चावल, चखाओ, गोरखपुर के मणिमय टेराकोटा मूर्तियों और कोविलपट्टी की कदलाई मिटई को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो इन तीनों को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ये याद रखिएगा, ये सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ठीक है। तो चखाओ के भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने के लिए आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किसने शुरू किया था? क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, NERAMAC। तो उसने शुरू किया था। ये है काला चावल, चखाओ। यह चावल गहरा काला रंग का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन एजेंट मिलता है। यह चावल मिष्ठान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रायः चीन की पारंपरिक रोटी, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कहाँ का है? मणिपुर का, याद रखिएगा। अगला है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। कदलाई मिठाई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में निर्मित की जाती है। इस तरह की होती है, मूंगफली और गुड़ होता है, उसको मिला के तैयार किया जाता है।
इसके लिए विशेष रूप से थामीबरानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है, जिस जगह का पानी इस्तेमाल करा जाता है, ये बन कहीं और भी जाएगी, मूंगफली भी आपको मिलेगी, गुड़ मिलेगी, पर ये पानी नहीं मिलेगा, इस नदी का पानी। क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को में वृद्धि देता है। थामीबरानी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और मुन्नार की खाड़ी में बहती है। तो कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से, और मुन्नार की खाड़ी में बहती है। ये तमिलनाडु की एक 12मासी नदी है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ की है? कोविलपट्टी कदलाई, ये है तमिलनाडु की। अगला है गोरखपुर टेराकोटा। तो इस तरह की मूर्तियां होती है, आपने देखी होंगी कई जगह, गोरखपुर की टेराकोटा मूर्तियां। ये बहुत ही पुराना है, इसे शहर के कुम्हार बनाते हैं, अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, जैसे हाथी, घोड़े, भगवान बनाते हैं इस तरह से। ऐसी मूर्तियों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर उनको जो कुम्हार होते हैं उनको इतनी लागत नहीं मिलती। तो उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इसे ये भौगोलिक संकेतक दिया गया है। कहाँ का है? गोरखपुर टेराकोटा। ठीक है, अब बात हो रही है, तो अब बात करते हैं ये जीआई टैग क्या है। भौगोलिक संकेतक। पहले तो जीआई का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है। नाम से स्पष्ट है कि ये टैग केवल उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं। अब विशेषता होनी चाहिए उस क्षेत्र में, जैसे असम की चाय, वो उस तरह से होनी चाहिए। आगरा का पेठा, तिरुपति के लड्डू, इस तरह से उनको जीआई टैग दिया जाता है, क्योंकि एक भौगोलिक क्षेत्र से उस विशेषता जुड़ी हुई है। इस टैग के कारण उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिल जाता है। यह टैग ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के विषय में आश्वासित करता है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए अगर आपने आगरे का पेठा लिया तो वो अच्छा होगा ही। WTO समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत जीआई की को परिभाषित किया गया है। तो ये WTO के द्वारा परिभाषित किया गया है। औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित पहली संधि के अनुसार जीआई टैग को बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक अवयव माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर हुए समझौते से शासित होता है। भारत में वह भौगोलिक वस्तु संकेतक पंजीकरण एवं सुरक्षा अधिनियम 1999 से शासित होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भौगोलिक वस्तु संकेतक अधिनियम 1999, इसे याद रखिएगा। अब भौगोलिक संकेतक पंजीयक। भौगोलिक वस्तु संकेतक अधिनियम 1999 के अनुभाग 3 के उप अनुभाग 1 के अंतर्गत पेटेंट, रूपांकन एवं व्यापार चिन्ह महानिदेशक की नियुक्ति जीआई पंजीयक के रूप में की जाती है। पंजीयक को उसके काम में सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर अधिकारियों को उपयुक्त पदनाम के साथ नियुक्त करता है। तो समय समय पे इसको देखा जाता है और इसको अधिकारियों को पदनाम दिया जाता है। कैसे होता है? पेटेंट, रूपांकन और व्यापार चिन्ह के लिए। अगला विषय है, क्या है जम्मू कश्मीर दरबार मूव परंपरा। तो अभी ये जम्मू कश्मीर दरबार मूव परंपरा न्यूज में थी, क्योंकि जो कोरोना वायरस फैला है उसके लिए, उसकी वजह से। तो देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर में दशकों से चली आ रही दरबार मूव परंपरा को गैर आवश्यक, सरकारी खजाने के व्यर्थ खर्च और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने गृह मंत्रालय व प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो दरबार मूव क्या होता है? तो पहले तो देख लेते हैं दरबार मूव होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हर वर्ष अक्टूबर और अप्रैल महीनों में राजधानी बदल दी जाती है। आपको इस बारे में कुछ पता होगा शायद। इस परंपरा का प्रारंभ वर्ष 1872 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1872।
तो अब इसमें क्या होता है, जो राजधानी है वो दी जाती है अक्टूबर और अप्रैल के महीने में। कैसे होता है, अप्रैल महीने में करीब 800 वाहने जम्मू स्थित नागरिक सचिवालय से फाइलें और अन्य सामान श्रीनगर को ले जाता है, ठीक है। और अक्टूबर में बर्फबारी पड़ती है, उससे कुछ पहले ही जम्मू से शिफ्ट किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को दरबार मूव कहा जाता है कि आपने जो दरबार है यानी कि जो राजधानी है वो बदल दी अक्टूबर और अप्रैल के महीने में। तो इसमें कुछ वाहने जो फाइलें हैं वो लेके चली जाती हैं गाड़ियों में, तो कुछ 800 वाहने लगती हैं। तो अगर इतनी वाहने लगेंगी तो पैसा भी लगेगा। तो इसी को लेकर चर्चा हो रही है और ये शुरू हुआ था 1872 में। इसकी शुरुआत की थी राजा रणवीर सिंह ने और हर 6 महीने में राजधानी बदली जाती है। इस परंपरा में हर वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप देख लीजिए कितनी ज्यादा रकम खर्च होती है। तो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बीच दरबार मूव ना करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान बेंच ने उपर्युक्त निर्देश दिए कि इस बार ये नहीं करना चाहिए। कोविड-19 चल रहा है, काफी खर्च हो रहा है इस बार, और दरबार मूव को लेकर 200 करोड़ रुपए खर्च करना व्यर्थ है। कहा जा रहा है कि आजकल इतना ज्यादा डिजिटल हो रहा है तो आप उसी पे निर्भर करें। इस जनहित याचिका में हालांकि सरकार की ओर से पक्ष रखकर कहा गया था कि इस बार दरबार मूव नहीं किया जा रहा है और जो कर्मचारी जहां हैं वे वहीं से कार्य करने की उन्हें वहीं से कार्य करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने इस निर्णय पर गौर करने के साथ ही बेंच ने साल में 2 बार होने वाले दरबार मूव पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी कि कितना खर्च होता है। आप ऊपरी तौर पर बता रहे हो कि 200 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी खर्च होते होंगे करोड़ों रुपए, जिनका लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। और आज के इस आधुनिक दौर में जब सब कुछ डिजिटल है, ऐसे में दरबार मूव पर करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तो इसलिए इस बार दरबार मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या है, सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत आता है, ये कहा गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा। अब क्या खबर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सहकारी बैंक भी बैंकिंग कंपनी की परिभाषा में आता है। अतः संसद को यह अधिकार है कि वह उनसे ऋण वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का प्रावधान कर सकता है। तो सहकारी बैंक भी अब बैंकिंग कंपनी की परिभाषा में आता है। तो संसद अब उस पे अगर ऋण वसूली करनी है तो सरफेसी अधिनियम लगा सकता है। सरकारी बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत कहला सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न अलग अलग उच्च न्यायालयों के द्वारा विचारित हुआ था। साथ ही उनके समक्ष यह भी विचारणीय था कि सहकारी बैंक राज्यों को से कानून से बनते हैं, अतः क्या सांसद को यह शक्ति है कि वह सहकारी बैंक को वित्तीय संपदा को विनियमित कर सके। इन दोनों बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने जो न्याय निर्णय पारित हुए उनमें विरोधाभास था, इसलिए मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। तो उच्च न्यायालय पे जो भी विषय आए उसमें विरोधाभास था, इसलिए यह मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(c) में परिभाषित बैंक शब्द के तहत सहकारी बैंक भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बैंक शब्द है उसमें सहकारी बैंक भी आता है। इसलिए अधिनियम की धारा 13 के तहत वसूली प्रक्रिया सहकारी बैंकों पर भी लागू होती है। तो अगर आपको वसूली करनी है तो सेम प्रक्रिया सहकारी बैंक में भी लागू होती है। राष्ट्र विशिष्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक और बहुराज्य स्तरीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत बहुराज्य स्तरीय सहकारी समितियां जिनका संबंध बैंकिंग से है वो 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 की प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून द्वारा संचालित होती है। तो किससे संचालित होती है, 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1 से, ये याद रखिएगा। संविधान पीठ ने
सर्व संपत्ति से यह भी माना है कि बैंकिंग गतिविधियों में शामिल सहकारी बैंक भी बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5C और 56A के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखिएगा, किनके अंतर्गत आते हैं? बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 5C और 56A। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन किए बगैर किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते। तो इसका अनुपालन करना होगा, उसके बगैर आप किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते। तो ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब सरफेसी अधिनियम 2002 ये क्या है, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सरफेसी एक्ट है इसका पूरा फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसे याद रखिएगा। सरफेसी एक्ट 2002 वित्तीय संस्थानों को अलग अलग प्रकार से संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो संपत्ति की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस अधिनियम को अलग अलग प्रक्रियाओं और तंत्रों के जरिए गैर निष्पादनकारी संपत्ति यानी NPA या खराब संपत्ति की समस्या को हल करने के लिए तैयार किया गया है। तो जो भी खराब संपत्ति है या गैर निष्पादनकारी संपत्ति है उसकी समस्या को हल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान विभिन्न संस्थानों को अपनी खराब संपत्ति की समस्या के प्रबंध के लिए निर्देश और शक्तियां प्रदान करते हैं कि आपको किस तरह से ये देखना है, जो गैर निष्पादनकारी संपत्ति है उससे मिली हुई क्या समस्याएं हैं उसके बारे में निर्देश देता है और क्या कर सकते हैं वो बताता है। सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण को पुनर्जीवित करने और नए दिवालियापन कानून के अंतर्गत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को सशक्त बनाने हेतु अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम में संशोधन किया है। तो इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो सरफेसी अधिनियम है उसमें संशोधन किए गए थे ताकि जो गैर निष्पादनकारी संपत्ति है उसको संभाला जा सके और आगे और दिक्कतें ना हो। तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें हमने कई विषयों पे चर्चा की। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम किस तरह इसे और सही कर सकते हैं ये भी ज़रूर बताएं। इससे हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब ना करना भूलिए हमारे चैनल पे। तो ये था आज की पूरी श्रृंखला। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।